जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो नई भर्ती आई है उसको देखते हुए हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में 29 जून को हम लोगों के द्वारा मेगा मॉक टेस्ट 13 का आयोजन करवाया गया था, जिसका रिजल्ट और रैंकिंग हम लोगों ने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिया है। हालांकि जो उसमें हम लोग रिजल्ट और रैंकिंग ग्रुप में डाले हैं वह अभ्यर्थियों का संख्या उसमें मात्र लगभग 8,000 के आसपास, 8,500 के आसपास था, है ना। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आया है, अभ्यर्थी टेस्ट अभी दे ही रहे हैं, चल ही रहा है। ऐसे स्थिति में मैं वीडियो बना रहा हूं तो अब तक लगभग 9,000 प्लस अभ्यर्थी दे चुके हैं। तो इन अभ्यर्थियों के टेस्ट के आधार पर क्या कट ऑफ दिखाई दे रहा है, साथियों आज के वीडियो में हम बात करेंगे। आपको बता दूं कि यह जो टेस्ट चल रहा है, जिलावार टेस्ट चल रहा है। सभी अभ्यर्थी, सभी जिला के, कह लीजिए पूरा बिहार और अदर स्टेट वाले भी इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको देख करके कंपटीशन का लेवल पता चल गया है और क्या कट ऑफ जाएगा ये भी पता चल गया है। तो साथियों एक एक पहलू पर आज के वीडियो में बात करेंगे। आप किस प्रकार से इस टेस्ट में जुड़ पाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ आज जो क्वेश्चन आया है वह क्वेश्चन का लेवल क्या है, उसका 100 क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। तो साथियों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आप लोग इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और जो भी 19,838 पदों के अभ्यर्थी हैं, आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको आगे का पल पल का अपडेट मिलता रहे। और यहां से जो भी अपडेट मिलता है 100% सटीक अपडेट मिलता है, और यहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला भी है एग्जाम तक। तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले कि बता दें हम किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि आप जुड़ेंगे कैसे टेस्ट में। पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा पॉइंट आपको ये बताएंगे क्वेश्चन का जो एनालिसिस है, किस प्रकार से क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन से आपको फायदा क्या हो रहा है, इस टेस्ट से फायदा क्या हो रहा है वो बताएंगे और एनालिसिस भी करेंगे। और फिर उसके बाद से आके आपको कट ऑफ भी दिखाएंगे। कट ऑफ आपको लास्ट में हम इसलिए बताएंगे ताकि आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल क्या था, और उस हिसाब से जब क्वेश्चन देख लेंगे आंसर की भी आप मिला लेंगे। जो अभ्यर्थी आंसर की नहीं मिलाए हैं तो उसके बाद से आपको कट ऑफ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आप जुड़ेंगे कैसे। साथियों जो भी नए अभ्यर्थी हैं, आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम के लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद से टेलीग्राम में जैसे आप चले जाएंगे, प्रतिदिन 12 बजे हम लोग टेस्ट का लिंक डालते हैं। और टेस्ट का जो लिंक डालते हैं साथियों वह एक पीडीएफ के फॉर्म में होता है, उसी में सारा जिलावार लिंक है। आप उस जिला के जिस भी जिला से हैं आप क्लिक करके टेस्ट में ज्वाइन हो सकते हैं। टेस्ट 12 बजे प्रारंभ हो जाता है और 6 बजे तक आप लोग टेस्ट दीजिए। 6 बजे तक अगर आप टेस्ट देते हैं तो हम लोग उसका रिजल्ट और रैंकिंग भी जारी करने का कार्य करते हैं, और मेधा सूची आपका जारी करते हैं और कट ऑफ भी जारी करते हैं। ये सब काम एक साथ चलता है। लेकिन 12 बजे से 6 बजे तक आप लोग कोशिश करिए सबमिट कर दीजिए, है ना। उसके बाद से 8 बजते बजते हम लोग रिजल्ट और रैंकिंग ग्रुप में डाल देते हैं, फिर टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डाल देते हैं, ठीक ना। उसके बाद से 8 बजे तक हम लोग कोशिश करते हैं कि वीडियो का एनालिसिस भी क्या कर दे, अपलोड कर दे। किसी किसी दिन क्या होता है, लेट भी हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट रैंकिंग बनाने में टाइम लग जाता है। जैसे कल का 29 तारीख का एनालिसिस का वीडियो मैं आज डाल रहा हूं, है ना। ऐसे 8 बजे तक प्रतिदिन पड़ जाता है, लेकिन लेट हो गया तो आज मैं अगले दिन डाल रहा हूं, है ना। तो आप एनालिसिस का वीडियो भी देख पाएंगे। उसके बाद से आप टेस्ट देंगे, सबमिट करेंगे तो तुरंत आपको आंसर नहीं दिखाई देगा। आंसर मतलब अर्थात कौन क्वेश्चन सही है कौन क्वेश्चन गलत है, ये आप उस दिन नहीं देख पाएंगे, उसके अगले दिन आप देख पाएंगे। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कोई धांधली नहीं हो, क्योंकि अभ्यर्थी एक बार टेस्ट दे देता है तो फिर दूसरी बार भी दे करके अपना मार्क्स बढ़ा लेता है, तो इससे कट ऑफ प्रभावित हो जाता है। तो हम लोग ऐसा काम बंद कर दिए हैं। अगले दिन आप देख पाएंगे। जैसे 29 के टेस्ट का आप कौन सा क्वेश्चन सही है या गलत है आप 30 तारीख को देख पाएंगे। तुरंत देखना होगा साथियों, उसी दिन देखना होगा, तो वीडियो का एनालिसिस देख लीजिएगा। ऐसे आपका व्यू स्कोर दिखा देता है कि आप कितना अटेम्प्ट किए हैं, है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और जो क्वेश्चन का है ना, क्वेश्चन का पीडीएफ भी हम लोग टेलीग्राम के ग्रुप में क्या कर देंगे, डाल देंगे। जो भी अभ्यर्थी आज का जो भी क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा। जो भी नए अभ्यर्थी है आप लोग वहां से, या जो पुराने अभ्यर्थी है वहां से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये हो गया कैसे जुड़ेंगे। इसके अलावा साथियों हम लोग का नंबर है 7979045782। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर हाई कर देंगे तब भी टेलीग्राम का लिंक आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मैसेज कॉल करने का जरूरत नहीं, आप लोग मैसेज कॉल करेंगे तो वो रिसीव नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेज आता है, ठीक ना। चलिएगा साथियों, तो ये हो गया। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन के एनालिसिस पे कि आज का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था, है ना। और क्वेश्चन का आप लोग लेवल देखिए। क्वेश्चन का लेवल जब आप देखेंगे साथियों तब आपको समझ में आएगा कि सच में सर लोग किस प्रकार से टेस्ट करवा रहे हैं। और साथियों एक चीज बताऊं कि हम लोग जो टेस्ट करवा रहे हैं
टेस्ट में टेस्ट कराने का उद्देश्य है आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, आपका जो तैयारी का लेवल है उसको नया दिशा देना, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का भी क्वेश्चन डाल रहे हैं हम लोग, बिहार स्पेशल भी डाल रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग जो क्वेश्चन डाल रहे हैं इसमें आप देखेंगे इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन रह रहा है, इसके अलावा सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन रह रहा है। जो आपका कमजोर एरिया है उसको हम लोग टेस्ट के माध्यम से करवा देंगे। जैसे मान लीजिए प्रत्येक सेट में अगर 15 को बिहार स्पेशल आ रहा है तो आगामी अभी हम लोग 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि आपको कितना बिहार स्पेशल का क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे, है ना, क्योंकि जो फैक्चुअल डेटा है उस फैक्चुअल डेटा को कवर किया जाएगा। और जल्दी जल्दी एनालिसिस करने का उद्देश्य ये भी है कि हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा समय इन्वेस्ट इन सब चीज़ों पे मत कीजिए, एनालिसिस फटाफट देखा कीजिए, है ना। चलिएगा हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग उसमें पढ़िएगा, है ना। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मिथिलांचल क्षेत्र के जिले कौन से हैं। साथियों आपको बता दूं कि जो मिथिलांचल क्षेत्र के जिले हैं गंगा नदी के ऊपर तट वाला, ठीक ना, इसमें आपको आ जाएगा एक तो दरभंगा आ जाएगा, एक मधुबनी आ जाएगा और एक समस्तीपुर आ जाएगा। ये सब एक बेल्ट में, मिथिलांचल में लगभग देखें 13-14 जिले आ जाएंगे, है ना, जहाँ पे मिथिला भाषा बोली भी जाती है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। जमुई नहीं होगा, है ना, जमुई आपका ये दक्षिण बिहार में है और यहाँ पे बिहार में सोना का खान यहीं पे है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी को देखिए, लगभग 46.6% अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है। और इस क्वेश्चन को कितने अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट किया है ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया होगा रिस्पॉन्स, है ना। चलिएगा यहाँ पे 1912 अभ्यर्थियों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, है ना। तो साथियों भारत में जो प्रथम जनगणना प्रारंभ की गई थी वो की गई थी 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे एन दिखाई दे रहा है, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 1872 में। उसके बाद से लॉर्ड रिपन के काल में आप देखेंगे नियमित जनगणना क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। चलिएगा और ये पहली बार हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में, ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम योजना का उद्देश्य क्या है। तो साथियों जो अंत्योदय कार्यक्रम का योजना का जो उद्देश्य है, तो जो गरीब लोग हैं, गरीबों में भी गरीब को चिन्हित किया गया है ना, तो उन्हें क्या करना है, उनको सहायता प्रदान करना है। और आप लोग देखेंगे अंत्योदय योजना के तहत ही बहुत सारे गरीबों को गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। और सामान्य जो गरीब होते हैं उनसे क्या होते हैं, ज़्यादा उनको मात्रा में गेहूं और चावल दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि लाल कार्ड होता है, पीला कार्ड होता है, आप लोग जाते हैं राशन उठाने के लिए गेहूं चावल, है ना, कोटादार के पास, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अंत्योदय वाले को क्या होता है, ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो गरीबों में भी क्या है, सबसे गरीब है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर वाहिनी अर्थात उत्तर की ओर बहने वाली है ना। कहने का मतलब यह है साथियों, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये जो दिया हुआ है चार, इस चारों में कौन सी नदियां बिहार के उत्तर में प्रवाहित होती है। तो साथियों आपको बता दूं, यह जो घाघरा नदी है, गंडक नदी है, यह गंडक नदी ये आप बिहार देखेंगे बिहार के उत्तर में ही, उत्तर दिशा से ये नेपाल से निकलते हुए आती है और आके गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। गंडक हो चाहे बूढ़ी गंडक हो, ये दोनों की दोनों नदियां आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए बहती है। सब हिमालयी नदियां हैं, हिमालय से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर बिहार में जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं वो सभी की सभी नदियां हिमालय से निकल के आती है और फिर आ करके उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। चाहे गंडक हो, चाहे बूढ़ी गंडक हो, चाहे कोसी नदी हो, चाहे महानंदा नदी हो, ये सब की सब नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है। तो गंडक नदी ये भी प्रवाहित होती है। कोसी नदी है, कोसी नदी साथियों इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी अगर कोई है पूरे भारत में तो वह है आपका कोसी नदी। यह रातों रात अपना दिशा क्या कर देती है, बदल देती है और अपने रास्ते में पड़ने वाले किसी भी चीज को यह काट छाट करके अलग थलग कर देती है। इसे कुख्यात या कह लीजिए बिहार का शोक नदी कहा जाता है। वहीं पे साथियों जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी के बारे में बता दूं साथियों, यह घाघरा नदी आप देखेंगे यह उत्तर प्रदेश से निकल के आती है ना, उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बिहार में ये प्रवेश करती है और कुछ दूर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के साथ
साथ बहती है और ये भी आकर के ये गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। तो ये इसका भी प्रवाह उत्तर से दक्षिण से है, उत्तर से दक्षिण की तरफ है, जबकि फल्गु नदी का प्रवाह आप देखेंगे साथियों दक्षिण से उत्तर की तरफ है ना। तो इसमें पूछा है कि उत्तर से कौन सी नहीं है, तो इसमें 3 वाला नहीं होगा, है ना। तो इसके बाद से ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है, तो 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों बिहार की नदियों को बहुत अच्छा से हम पढ़ाए हैं और भारत की नदियों को दोनों जाकर के आप लोग चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें और विधिवत आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया। ये लास्ट टाइम भी सेट में आया था और प्रीवियस ईयर ये पूछा भी है ना। तो दिसंबर 1946 में आपको बताए थे कि कैबिनेट मिशन के संस्तुति पे आप देखेंगे संविधान सभा का गठन का निर्णय लिया गया था, जिसमें 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष 9 तारीख को चुना गया था, 9 दिसंबर को। फिर 2 दिन के बाद होता है 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष क्या किया जाता है, संविधान सभा का चुना जाता है। और फिर उसके ठीक 2 दिन के बाद 13 तारीख को, 13 दिसंबर को जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि संविधान किस प्रकार से बनेगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो साथियों पटना में प्रकाशित होने वाला जो पहला अंग्रेजी अखबार था वह था द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए कह रहे सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है। तो साथियों जो सलाल जल विद्युत परियोजना है यह चिनाब नदी पे है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सब फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद करके रखना होगा। अगला देखिए कह रहा है क्या चीज, कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। मतलब नीलगिरी पर्वत जो है उसके दक्षिणी भाग में स्थित है। साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पे पूछा है किसके बारे में, वह कौन सा दर्रा है। तो साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया, चलिएगा ये आपका हो गया, है ना, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, है ना। और यह कगारनुमा है, पश्चिमी घाट पर्वत क्या है, कगारनुमा और एकदम सीधा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत है, तापी नदी के मुहाने से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, जबकि जो पूर्वी घाट पर्वत है साथियों ये हम लोगों का कटा छटा है, ये हम लोगों का कटा छटा है, ठीक ना, ये याद रखिएगा, ये पूर्वी घाट पर्वत है। तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है और ये पूर्वी घाट पर्वत है, ये दोनों आकर के दक्षिण भारत में एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। तो यह जो पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं ना, यही कहलाता है नीलगिरी पर्वत। अर्थात जहां पे पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत मिलते हैं जिस पर्वत पे, उसे हम लोग कहते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में 3 पहाड़ियां हैं, है ना, तमिलनाडु राज्य में ही। तो ये जो 3 पहाड़ियां हैं, ठीक, यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, है ना, अनामलाई की पहाड़ी, 3 पहाड़ियां हैं साथियों। तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट पर्वत का जो नीलगिरी पर्वत है और ये जो दक्षिण की पहाड़ियां है, इसके बीच में एक गैप है, इसके बीच में क्या है, एक गैप है ना। और जो गैप है ये वाला, 2 पहाड़ों के बीच का जो गैप होता है ना साथियों, वो आप लोग देखेंगे वह एक दर्रे की तरह बन जाता है। वैसे दर्रा एक प्राकृतिक मार्ग होता है ना। तो इसी दर्रे के बारे में पूछा है कि कौन सा दर्रा है। तो साथियों आपको बता दूं कि जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में जो दर्रा है, दक्षिणी भाग में, वह है आपको पालघाट दर्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों आप लोग सुने होंगे कच्छ का रण, है ना, जो गुजरात है, ये आप लोग देख लीजिए, ये गुजरात का सौराष्ट्र जिला है ना। ये खंभात की खाड़ी है और ये आप देखेंगे ये कच्छ का रण है ना। ये दलदली इलाका है इधर, और यही जो कच्छ का रण है, इसी कच्छ के रण में, है ना, जो रण महोत्सव है ये मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। जो लूनी नदी है, लूनी नदी के बारे में आप लोग सुने होंगे। लूनी नदी को समुद्र का जल नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि वह कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है, दलदली इलाका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा बिहार के पारंपरिक लोक पर्व है। तो साथियों बिहार के जो पारंपरिक लोक पर्व है, इसमें छठ पूजा भी है, समा चकेवा भी है, मकर संक्रांति भी है, ओणम नहीं है, ओणम ये केरल का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाइए, कह रहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। तो साथियों विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपको K2 या गॉडविन ऑस्टिन, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है
तो एक बार इसको देख लीजिए एक नज़र, है ना साथियों। जो इंपॉर्टेंट है जहां पे हमको लगेगा कि यहां से क्वेश्चन बनता है वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जो नहीं लगता है उसको एक्सप्लेन करने का, फैक्चुअल डेटा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है ना। चलिएगा साथियों, आप लोगों को पता है कि जो हिमालय है, हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है ना। ये नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, और ये नामचा बरवा इधर आपका तिब्बत में हो गया, है ना। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, ठीक। ये आपका बृहद हिमालय है। हिमालय को 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। बृहद हिमालय, उसके बाद से आपका है मध्य हिमालय, और फिर उसके बाद से है आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय है, ठीक ना। तो साथियों जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के उत्तर में 3 समानांतर श्रेणियां हैं। एक है आपका काराकोरम, दूसरा है आपका लद्दाख, तीसरा है आपका जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 समानांतर श्रेणियां हैं। तो साथियों जो ऊपर वाला काराकोरम है सबसे ऊपर में, यहीं पे आप देखेंगे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन पाई जाती है ना। जो हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पार हिमालय के अंतर्गत जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है वहां पे ये आपका K2 या गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। अगर बोला जाए भारत की ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की हिमालय पर स्थित, तो भारत की हिमालय पर स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है साथियों वो है आपका कंचनजंगा, सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में। आप पूछा जाएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है साथियों आपका माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। ये आप लोग याद रखिएगा, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट आप देखेंगे ये भारत में नहीं है, नेपाल में है ना। नेपाल में जो पहाड़ियाँ हैं साथियों, यहाँ पे कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है ना, अन्नपूर्णा है, यहीं पे मकालू है, मंसालू है ना, धौलागिरी है, याद रखिएगा, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, है ना, अन्नपूर्णा, ये सभी की सभी चोटियां यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट, सब ये आपका है कहाँ पे, नेपाल में। तो 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगर पूछेगा भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपको ये वाला साथियों K2, है ना। भारत में नहीं, ये पूछेगा कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2। ये 3 फैक्ट्स याद रखिएगा, ठीक ना। और K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी पे है, ये याद रखिएगा, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से अच्छा खासा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस देश में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 सबसे पहले दूसरी ब्लू वार्ता का आयोजन किया गया, तो साथियों ये भारत में किया गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि तलचर कोयले की खान कहाँ पे है, तो साथियों तलचर जो है ये उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी बट गए, फैक्चुअल डेटा में भी क्या होते हैं, अभ्यर्थी बट जाते हैं, इसी वजह से हम कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी डालते हैं। साथियों टेस्ट आप लोग देंगे ना, तो आपको हम डिजाइन कर देंगे, ये बस आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। उसी हिसाब से हम सेट भी करते हैं पेपर। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो साथियों ये आशापूर्णा देवी जी थी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि समुद्री सर्प किसे कहा जाता है ना। तो साथियों जो समुद्री सर्प है ये है आपको हाइड्रोफिश, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। जितनी समुद्री मछलियां हैं या जितने भी जलीय जीव हैं ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप तैयारी करते हैं तो जंतुओं का वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण, यह दोनों आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, है ना। और साथ ही साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितना शरीर का तंत्र है सबको देख लीजिएगा, एक नज़र क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी हवाएं बहने वाली वायु को क्या कहते हैं। साथियों यहाँ पे जो ध्रुवीय क्षेत्र में आपको पता है कि पृथ्वी पे 2 ध्रुव हैं, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका क्या है दक्षिणी ध्रुव है। हम इसी पाई चार्ट को पृथ्वी समझ ले रहे हैं, है ना। तो साथियों यहाँ पे जो ध्रुवों पे जो हवाएं चलती है, तो पहले ये समझिएगा जो हवाएं चलती हैं, नॉर्मल हवाएं चलती हैं, उनको हम लोग ध्रुवीय हवाएं कहेंगे, है ना। लेकिन अगर बर्फीली हवाएं चले, बर्फीली ठंडी हवाएं चले, मतलब कि हवा के साथ साथ बर्फ भी गिर रहा है ना, तो साथियों इसको हम लोग कहते हैं ब्लिजार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हवा के साथ साथ बर्फबारी होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। अब बर्फबारी जिसमें नहीं होता है जिस हवा में, उसको नॉर्मल ध्रुवीय हवा हम लोग कहने का कार्य करते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए।
कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, है ना, संशोधन इसमें हुए थे। साथियों आज मैं क्या करूंगा ना, आज मैं आर्टिकल का, इंपॉर्टेंट आर्टिकल का वीडियो डाल दूंगा, आप लोग उसको रट के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन 100% फंसेगा। मैं आर्टिकल का डाल दूंगा इंपॉर्टेंट जितना भी है ना, मैं लिस्ट में बनाया हूं, अगर आप उसको देख के चले गए तो उसमें से आपका आ जाएगा, एक नजर आप लोग बस मार लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखिए क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से, है ना, बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो साथियों ये जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। आप लोग को पता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रीट क्या करता है, जारी करता है। वो कौन कौन सा रीट है उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो साथियों थायराइड हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। हाइपोथैलेमस को याद रखिएगा, यह आपके शरीर का भूख को, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। भूख लगा है, प्यास लगा है, इसका एहसास दिलाता है। प्यार और नफरत का भी यही क्या करता है, आभास कराता है। पैनक्रियाज जो है ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, जहां से इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ क्या है? तो साथियों इसका जो निहितार्थ है, पहला कह रहा है निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा द्वारा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, नहीं। अगला देखिए सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है साथियों, 21 नंबर पढ़िए आप लोग, है ना। चलिएगा साथियों, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्था प्रमाणित के आधार पर संसद किस तरह का महाभियोग पारित कर सकता है ना। तो साथियों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन कह रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों का, ये नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव, ये भी नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और पॉलिटी में आप लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ जाइए, राष्ट्रपति के अधिकार, उनका क्षेत्राधिकार, उनकी शक्तियां, उनके योग्यताओं के बारे में, उनके चुनाव पद्धति को भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन वहां से फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है ना। तो साथियों आपको बता दूं किसी राज्य का संवैधानिक ढांचा फेल कर गया, ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसे हम लोग राजकीय शासन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 352 से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, ये आपका हो गया राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। 356 के तहत राजकीय आपातकाल हो गया 356 के तहत, और 360 के तहत होता है आपका वित्तीय आपातकाल। ये तीनों याद रखिएगा, चार चार का क्या है इसमें गैपिंग है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी राज्य का संवैधानिक ढांचा फेल कब कर जाएगा, जैसे मान लीजिए साथियों चुनाव आया है ना, और चुनाव में आप देखेंगे 3 पार्टी जीत गई और सीट नहीं भर पाया। जैसे मान लीजिए बिहार में कम से कम मान के चलिए आधा सीट चाहिए 122 को, है ना, 122 के आसपास सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, और कोई पार्टी 122 पूर्ण बहुमत में आ ही नहीं पाई, है ना। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वहां पे सरकार ही नहीं बन पाएगा, गठबंधन करना पड़ेगा तब सरकार बनेगा, और मान के चलिए कि गठबंधन भी कोई पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे स्थिति में संवैधानिक ढांचा क्या हो जाएगा, राज्य का फेल कर जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति शासन क्या कर जाएगा, लगा दिया जाएगा। या मान लीजिए अभी सरकार चली 4.5 साल चली, थोड़ा समय बचा हुआ है 6 महीना के लिए, और गठबंधन में सरकार चल रही थी, और अचानक से क्या हुआ, गठबंधन टूट गया और गठबंधन फिर बन नहीं रहा है, तो संवैधानिक ढांचा फेल करेगा तो राष्ट्रपति शासन क्या होगा, लग जाएगा। ये भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखिए कह रहा है कि ओम्बुड्समैन
है ना, या लोकपाल संस्था को प्रारंभ करने वाला प्रथम राष्ट्र कौन था? तो ये था स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति चाहिए। तो साथियों दोनों सदनों के कुल सदस्य का 1/10। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित एवं मौखिक है? साथियों आपको बता दूं जो ब्रिटेन का संविधान है यह अलिखित एवं मौखिक है। और यह भी याद रखिएगा लिखित संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है साथियों यूएसए का। ये भी फैक्ट्स याद रखिएगा। और ये फैक्ट्स याद रखिएगा दुनिया का सबसे बृहत्तम सबसे विशाल और जो लिखित संविधान है वो किसका है? वो भारत देश का है। ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज ये कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो साथियों ये आपका ओम का नियम है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार डायरेक्ट परिभाषा पूछ दिया गया है। फिजिक्स में प्रकाश के चैप्टर को और करंट के चैप्टर को आप लोग जरूर करके जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। कह रहा है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो साथियों पीली क्रांति है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पीली क्रांति आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना। सरसों से याद रखिएगा, सरसों का संबंध तेल से है तो पीली क्रांति का भी संबंध कैसा है? तेल से, क्योंकि सरसों का रंग होता है पीला, है ना। अगला देखिए कह रहा है नरसिम्हम कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो साथियों जो नरसिम्हम कमेटी समिति है ये बैंकिंग संरचना सुधार से क्या है? रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में हम आपको बता दिए हैं क्या क्या पढ़ना है, आप लोग जरूर पढ़िए। कह रहा है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो साथियों जो मिशन इंद्रधनुष है इसके तहत आप देखेंगे शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं नहीं, उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित ये भी नहीं, समान पद के लिए समान पेंशन ये भी नहीं, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो साथियों ये मिशन इंद्रधनुष के तहत आप देखेंगे जितने भी बिहार की नर्स हैं, नर्स सबसे ज़्यादा परेशान रहती हैं क्योंकि इसके तहत बहुत ज़्यादा ड्यूटी उन लोगों का लगता है। घर घर में जाकर के बच्चा को ढूंढ ढूंढ करके टीका लगाना रहता है इसके तहत, है ना। चलिएगा अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब प्रारंभ की गई? तो साथियों जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई ये अगस्त 1998 में। ऑप्शन नंबर बी क्या करिएगा? याद रखिएगा। साथियों जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसी के तहत क्या होता है, बहुत सारे लोग आप देखेंगे गांव में पशुपालन करने के लिए, मछली पालन करने के लिए या फिर कृषि करने के लिए वो अपना क्या करते हैं, इसी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अपना लोन कराते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 32 पे आते हैं। 32 देखिए क्या कह रहा है। चलिएगा 32 ये कह रहा है कि बिहार राज्य के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो साथियों सबसे अधिक रहा है मधेपुरा में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को बनाने में ना बहुत सारे अभ्यर्थी तुक्का लगाए हैं, है ना। और तुक्का में सबसे ज़्यादा देखिए ये लोग पटना में लगाए हैं, सबसे ज़्यादा पटना में लगाए हैं, है ना। 1906 अभ्यर्थी दिए हैं लेकिन ये पटना में सबसे ज़्यादा लोग लगाए हैं। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? मधेपुरा होगा। जो ये 40% में है वो समझिएगा उनका तैयारी अच्छा खासा है ना। चलिए अगला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है साथियों? तो ये है आपका डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि सन 1982 में सिंहभूमि जिले में हुए जंगल बचाओ आंदोलन ने किसका विरोध किया था, है ना। किसका विरोध किया था? तो साथियों यहाँ पे कह रहा है कोयले की खान की स्थापना के विरोध में। दूसरा कह रहा है कि ये नहीं होगा तो इसको हटा, जल विद्युत परियोजना के निर्माण में ये भी हटा दीजिए। प्राकृतिक साल के जंगल को हटाकर सागौन लगाने के निर्णय के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो साथियों कपास की मिट्टी के लिए ये 2 बार आ चुका है सेट में। ये है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग कहते हैं कपासी मिट्टी, ये आप लोग याद रखिएगा। और साथियों जो कपास की खेती होती है भारत में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कपास का, आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना, कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है या महाराष्ट्र में होता है ना। आपको कमेंट करके बताना है। 2 हम राज्य दिए हैं, इसी दोनों राज्यों में कोई ना कोई है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, है ना। हम जिसका सही होगा हम उसका लाइक करें कमेंट।
अगला देखिए कह रहा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो साथियों केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे आप देखेंगे इस यहाँ पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है ना। केबुल लामजाओ ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है ना, और झील है ना। यह जो पार्क जिस झील पे है ना, ध्यान रखिएगा, वो है आपका लोकटक झील पे। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि लोकटक झील कहाँ पे है ना। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है साथियों ये उद्यान तैर नहीं रहा है, छोटे छोटे बहुत सारे वहाँ पे द्वीप हैं जो तैरते हुए दिखाई देते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हल्के, चलिए कह रहा है कितना नंबर क्वेश्चन है, 36 है ना। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य हम लोगों को खोजना है, कौन सा कथन असत्य है ना। तो पहला कह रहा है कि यह जल में अधिक विलेय होता है ना। दूसरा कह रहा है ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये तो सही है। यह एक आक्सीकारक है, ये भी सही है। डी तनु अम्ल की प्रक्रिया से यह क्लोरीन को निष्कासित कर देता है, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जल से अधिक क्या होता है, विलेय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 37 पे आते हैं। 37 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए, है ना, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका है। तो साथियों यह जो नियम है यह न्यूलैंड का अष्टक नियम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूलैंड ने आवर्त सारणी में तत्वों को 8-8 के क्रम में सजाया था और उन्होंने बताया था कि प्रत्येक पहला तत्व का जो गुण होगा वो अपना 8वें वाले तत्व के गुण के समान होगा, भौतिक और रासायनिक गुण, या प्रत्येक 8वां तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो पहले तत्व के क्या होगा, समान होगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम है और इनके नियम का तुलना किया गया जो म्यूजिक का धुन है सारेगामापा धानिसा से, उससे कंपेयर करके बताया गया है ना। तो ये भी आता है कि किस वैज्ञानिक का जो आवर्त सारणी का नियम है उनकी तुलना म्यूजिक के धुन से की गई है ना। न्यूलैंड का याद रखिएगा। इनका नियम फेल कर गया है ना, ये सभी तत्वों तक लागू नहीं हुआ, कैल्शियम तक लागू हुआ फिर फेल कर गया है ना। उसी प्रकार से डोबेरिनियर थे, तो जो डोबेराइनर थे यह अपना त्रिक नियम दिए, यह 3-3 की संख्या में क्या किए, तत्वों को सजाए अपने आवर्त सारणी में, और पहला और तीसरा तत्व का दोनों का भार का, परमाणु भार का औसत निकाले जो बताए कि बीच वाला के क्या होगा, बराबर होगा। तो इनका भी नियम क्या हो गया, फेल कर गया। आवर्त सारणी को फादर ऑफ आवर्त सारणी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले हैं, ये भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है। नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का अन्वेषण करने के लिए साथियों, है ना, तो कैडमियम या फिर बोरॉन का, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी भारी जल को मारे हैं, है ना, भारी जल आपका नहीं होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों इकट्ठा हुए थे। तो साथियों आपको बता दूं जलियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठा इसलिए हुए थे क्योंकि वहां पे जो डॉक्टर सतपाल थे और डॉक्टर किचलू थे उन लोगों को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी रिहाई के ये लोग मांग कर रहे थे। वहीं पे बैसाखी के दिन अपना विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो है वो है बख्तियार खिलजी, है ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, उसी का ये दास था बख्तियार खिलजी, है ना। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया भारत में, है ना, तो ये भी उसके साथ में था, है ना, ये याद रखिएगा। इल्तुतमिश भी था, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 1632 ईस्वी में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया। तो 1928 में, यह भी फैक्चुअल डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो साथियों ये पटना की थी, इनका याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कितना नंबर 44 है ना। चलिएगा कह रहा है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना भाग सिंचित है। तो साथियों लगभग 57% भाग जो है ये सिंचित है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखेंगे इसमें तो है 50% से अधिक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। साथियों सिंचित से मतलब ये है कि कहाँ, मतलब
जो खेती योग्य भूमि है उस पर कितना ज़्यादा हम लोग व्यवस्था कर पाए हैं सिंचाई का व्यवस्था, है ना, तो उसके बारे में पूछा है। तो 57%, है ना, अभी भी 100% नहीं हुआ है। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो साथियों रोहतास में होता है। आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन है ये सब बिहार पुलिस में आएगा, 100% आएगा, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग वही डाल रहे हैं सेट में साथियों कि जो बिहार से रिलेटेड है और एग्जाम ओरिएंटेड है, और यही सब एग्जाम पूछा जाता है। पिछला जो भी अध्ययन करेंगे आप प्रीवियस ईयर सेट में, आप देखेंगे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई सीटी के बाद, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और, है ना, पहले दिखाई पड़ती है, आगे भी है ध्यान दीजिएगा, और सीटी के बाद में सुनाई देती है ना, सीटी बाद में सुनाई देती है, धुआं पहले दिख जाएगा, है ना। कह रहा है कि ये कथन कह रहा है और कारण कह रहा है प्रकाश तरंगे की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल क्या होती है? बहुत कम होती है ना। तो ये साथियों सही है। ये क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई, धुआं पहले दिखाई दे देगा, सीटी बाद में सुनाई देगा, ये कथन कह रहा है ना। और इसका कारण बता रहा है क्या चीज? कि प्रकाश तरंगों की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है ना, कम होती है, इसी वजह से क्या होता है आपको देर से सुनाई देता है, ठीक ना। चलिएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि ए और एसर्शन और रीजन, है ना, मतलब कथन और कारण सही है तथा कारण एसर्शन का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो साथियों आपका जो आमाशय का दीवार है, आमाशय के दीवार पर आप लोग देखेंगे साथियों जठर ग्रंथियां बनी हुई है ना, और इसी जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, HCl और कुछ तरल पदार्थ पाचक एंजाइम निकलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। HCl बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे ये हड्डियों को सड़ाने गलाने से बचाता है, हड्डियों को मतलब सड़ाता गलाता है आमाशय में, है ना, और भोजन को सड़ने गलने से ये बचाता है। ध्यान रखिएगा, हड्डियों को ये गलाने का कार्य करता है और भोजन को सड़ाने गलाने से बचाता है, ठीक ना, HCl। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो साथियों भारी जल जो होता है भारी जल ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ड्यूटीरियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। आप लोग 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के याद रखिएगा, 1H1 1H2 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, है ना। तो जो दूसरा समस्थानिक होता है ड्यूटीरियम, उसी से बनता है भारी जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में करते हैं। अगला कह रहा है आलू इनमें से किसका संशोधित रूप है? तो साथियों आलू जो संशोधित रूप है वह है आपका डंठल का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डंठल को हम लोग तना कहेंगे, ठीक ना, तना कहेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा, है ना। साथियों क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, है ना, वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो साथियों वस्तु के ही समान आकार के बनेगा, है ना, और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक बनेगा और साथ ही साथ उल्टा बनेगा, ये याद रखिएगा। और एक चीज आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, जितना दर्पण है, दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर अगर वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये फैक्ट्स आप लोग जरूर याद करके जाइए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होता है, ये फैक्ट्स याद रखिएगा। विटामिन ए से रतौंधी होता है और डी से क्या होता है? रिकेटस होता है। और विटामिन बी जो है ये बी कॉम्प्लेक्स है, B1 B2 B3, है ना, तो उसमें अलग अलग आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए कह रहा है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है? तो साथियों बीज से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है अनुवांशिकी इकाइयां हैं, अनुवांशिकी किसकी इकाइयां हैं? तो साथियों ये है आपका जीन का, है ना। जो जीन होता है यही सूचनाओं का वाहक होता है, इसी में सभी सूचनाएं भरी होती है जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक ये क्या होती है? ट्रांसफर होती है, ठीक ना। चलिएगा अगला आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो साथियों जो उत्प्रेरक हार्मोन होता है जो दुग्ध की ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, ऑक्सीटोसिन, वही वाला क्या किया जाता है? लगाया जाता है। शहरों में आप देखेंगे कि जो दुधारू गाय हैं उतना तो बची नहीं है, तो जिसके वजह से जो गाय अवेलेबल है उसी को क्या किया जाता है? ऑक्सीटोसिन सुई लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालने के लिए उनके दूध की ग्रंथियों को उकसाने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगा दिया जाता है, सुई लगाया जाता है ना।
अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो साथियों रोगी को शरीर के अंदर देखने के लिए जो उपयोगी है वह है प्रकाशीय तंतु। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। या ये कह लीजिए जो एंडोस्कोपी होता है, एंडोस्कोपी के माध्यम से हम लोग शरीर के अंदर के अंगों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 56 ये कह रहा है कि चलिएगा, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना। तो साथियों जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये आपका नाइट्रेट के कारण, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो साथियों जो इंसुलिन है यह इंसुलिन आपका पैनक्रियाज से, है ना, अग्नाशय से, यही से स्रावित होता है ना। इन जो पैनक्रियाज का बीटा सेल है ये भी याद रखिएगा, यहाँ से पूछता है, ठीक ना। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है। तो साथियों यह लीवर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ध्यान से समझिएगा, जो इंसुलिन हार्मोन है यह लीवर को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन का कार्य क्या है। तो साथियों इंसुलिन लीवर को नियंत्रित करेगा। और लीवर क्या करता है, लीवर साथियों आपको बता दूं यह शरीर का किचन है ना। जो भी पोषक पदार्थ हम लोग खाते हैं वो फिर डाइजेस्ट होने के बाद छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर उसके बाद से उस पचे हुए भोजन को लीवर के पास रख दिया जाता है। और लीवर समय समय अनुसार यह क्या करता है, उस पोषक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज को, है ना, वह क्या करता है, ब्लड में मिलाते रहता है, ठीक ना। तो लीवर का काम क्या है, पचे हुए भोजन को अर्थात जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्लड पे मिलाना, है ना। तो यह लीवर अच्छे से मिलाए, जितना जरूरत है उतना ही मिलाए, इस चीज को कंट्रोल करने का कार्य करता है इंसुलिन। इंसुलिन रेगुलेटर है, यह नियंत्रक हार्मोन है ना। अगर इंसुलिन का कमी हो जाएगा तो लीवर पर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा, यह डिस्टर्ब हो जाएगा। और यह डिस्टर्ब हो जाएगा तो यह रक्त में क्या करेगा, रक्त में ग्लूकोज मिलाने लगेगा, है ना। और ग्लूकोज जैसे ही अधिक मिला दिया तो आप देखेंगे ब्लड शुगर हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही कहलाता है ब्लड शुगर। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो भी हम लोग खाना खाते हैं जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर उसे लीवर के पास भेज दिया जाता है ना। और पचा हुआ भोजन जो है वो लास्ट टाइम ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ग्लूकोज में, वही एनर्जी मिलता है कोशिकाओं को उसी से। तो उसी ग्लूकोज को लीवर ब्लड में क्या करता है, मिलाता है। तो लीवर सही है तो अच्छे से मिलाएगा, जितना जरूरत है उतना मिलाएगा। अगर लीवर डिस्टर्ब हो गया तो फिर ये क्या करेगा, या तो अधिक मिला देगा या तो कम मिलाएगा ग्लूकोज। ऐसे स्थिति में दोनों केस में बीमारी हो जाएगा। तो यह डिस्टर्ब किस प्रकार से होगा, इंसुलिन हार्मोन का कमी होगा तब। और इंसुलिन हार्मोन का जब कमी होगा तो यह रक्त में ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके वजह से ब्लड शुगर होता है, ठीक ना। आजकल कॉमन बीमारी है, इस सब पे ध्यान दीजिएगा। टीआरपी का अर्थ क्या है, टीआरपी का अर्थ है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पुष्प एक रूपांतरण है। तो पुष्प किसका रूपांतरण है साथियों, तो प्ररोह का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कोई पानी सतह पर बिना डूबे तैर सकता है ना। तो साथियों ये तैर सकता है पृष्ठ तनाव के कारण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन आता है कि जो सुई है, सुई पतली सुई, बारीक सुई आप देखेंगे वह पानी में क्या होती है, तैरती है। जबकि जो भारी सुई होगा या बड़ा सुई होगा वो पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही जो बारीक सुई होती है ना वह क्या होती है, वो तैरती है। आपको बता दूं पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है, जो पानी का गुण होता है, पानी का क्वालिटी होता है, वो अपने आप को सिकुड़ करके रखना चाहता है ना। उसका मतलब क्वालिटी होता है, वो कम से कम एरिया को सीमित में रखना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ अशुद्धि मिला करके उसके पृष्ठ तनाव को बढ़ा देते हैं। जैसे आप देखिएगा, एक सादा पानी ले लीजिए और एक डिटर्जेंट वाला पानी ले लीजिए, है ना। तो सादा पानी में जो होगा पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, वो सिकुड़ करके अपने आप को रखेगा। लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग डिटर्जेंट मिला देते हैं, पृष्ठ तनाव उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी वजह से कपड़ा भी अच्छे से धुलाई होता है ना। क्वेश्चन आता है कि सादे पानी में कपड़ा धुलने की बजाय विरंजक वाले क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट वाले पानी में कपड़ा धुलना आसान है, क्यों, है ना। इसलिए आसान है या फायदेमंद है क्योंकि उसमें डिटर्जेंट वाले पानी में क्या होगा, पानी का पृष्ठ तनाव खत्म हो जाएगा और कपड़ा अच्छे से धुलेगा। अर्थात वह पानी, डिटर्जेंट वाला पानी, है ना, सर्फ वाला पानी क्या होगा, कपड़े के पूरे तह पे जाएगा और सारा गंदगी को क्या करेगा, काट देगा, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से आता है ठंडा सूप पीने की वो बजाय गर्म सूप पीना स्वादिष्ट लगता है, क्यों, तो पृष्ठ तनाव के कारण। ये भी याद रखिएगा। वर्षा की जो बूंदे हैं वह गोलाकार होती है, क्यों, तो पृष्ठ तनाव के कारण। ये सब फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है किस मुगल यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया। तो साथियों ये बताया था मैनरिक आया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा।
कह रहा है अत्यधिक किण्वन से, है ना, कह रहा है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि चलिएगा, है ना, पहला कह रहा है कि यह न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति है, यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है, यह वायुमंडलीय में सीओडी करने की पद्धति है, यह अपशिष्ट जल में ईंधन हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये वाला सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, है ना, कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, है ना। तो साथियों जो रक्त समूह की खोज की थी वह की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट किस टाइप के स्विचिंग का प्रयोग करता है? तो साथियों इंटरनेट में पैकेटिंग होता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो साथियों कालीबंगन से मिला है, राजस्थान से, है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान में है, काले रंग की चूड़ियाँ, है ना। चलिएगा साथियों ये हिंदी का है, हिंदी का मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग पैसेज कर लीजिएगा किस प्रकार से पैसेज करना है। चलिएगा तो इसमें आप लोग टिक लगा लीजिए, जो 66 है 66 का आप लोग सी लगा लीजिएगा, है ना। चलिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसको सही भी लगाए हैं। इसके अलावा 67 आ जाइए, 67 का आप लोग सही जवाब कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा सी नंबर 67 का भी हो जाएगा, सी नंबर 67। इसके बाद से आ जाइए आप लोग 68 नहीं सॉरी 67 है ना, 67 का सी, 68 का आप लोग लगा लीजिएगा साथियों यहाँ पे। अच्छा 67 दो हो गया है, ठीक ना, 66 ये आपका 66 67, एक ये 67 है और एक और आपका ये भी 67 है ना, दो 67 हो गया, ठीक ना। तो एक का लगा लीजिएगा आप लोग 67 का सी और 67 का बी, रुक जाइए, एक सेकेंड, क्वेश्चन का कुछ ऑर्डर गड़बड़ाया है। ये हो गया आपका 66 और ये भी हो गया आपका 66, नहीं 66 फिर 67 कहाँ गया, 67 67 68 और 69, अच्छा ऐसे, ठीक है, ऑर्डर सही है ना, मेरे में गड़बड़ाया है। 66 का साथियों ये लगाइए, अब सॉरी पहला लगाइएगा, 67 का आप लोग लगा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसका वाला हो जाएगा बी नैतिक शक्ति, इसका बी आप लोग लगाइएगा, ठीक ना, नैतिक शक्ति। चलिए इसके बाद से इसका वाला आप लोग लगा लीजिए, हाँ 68 वाला, है ना। तो इसका आप लोग लगाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी संस्कृति पहचान करने का, ये सी नंबर है ना, सी सही है, ठीक ना। चलिएगा अब 69 पे आते हैं। 69 देखिए क्या कह रहा है, वाक्य शुद्धिया से हिंदी आ गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने मुझे बुलाया था और मैं नहीं गया, ये वाला क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि सज्जन में कौन संधि से बना है? तो साथियों सज्जन आपका ये व्यंजन संधि है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो ये आपका हो जाएगा ख, है ना, अल्पप्राण महाप्राण ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिएगा इंग्लिश का हम फटाफट कर देते हैं आंसर की, इंग्लिश का 72, इसका आप लोग टिक लगा लीजिएगा इंग्लिश वाला। चलिए 72 का आप लोग ए लगा लीजिएगा, ए इसका करेक्ट है ना। कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, सी राइट्स अ लेटर, मतलब अ लेटर इज रिटन बाय हर। अगला देखिए क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक 73 कह रहा है इट वाज वेरी कोल्ड आउटसाइड एंड द फायर वी lit was dimming down, hence I decided to fill in the blanks है it a bit, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों स्ट्राइक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 74 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एरर, ही डोंट नो हाउ टू स्विम, तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी डू, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है करेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव्स, है ना, तो ब्रेव्स मतलब बहादुर, बहादुर का सिनोनिम्स हो जाएगा करेजियस, है ना, साहसिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
कह रहा है चूज द एंटोनिम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का मतलब प्राचीन हो गया, और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा मतलब विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा नूतन मतलब नवीन, वो हो जाएगा मॉडर्न। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 77 क्या कह रहा है। 77 साथियों ये कह रहा है कि चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम टायर्ड, है ना। तो साथियों इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है करेक्ट स्पेलिंग इसका हमको चेक करना है, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा रिसीव, RECEIVE, है ना। रिसीव डिसीव एक जैसा होता है, इसको याद आप लोग रखिएगा। कह रहा है अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, टाइगर ट्रंप 2025 युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य था मानवीय सहायता एवं आपदा राहत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो साथियों इसमें जो भारत की रैंकिंग है 111। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन से राज्य ने की। तो बिहार ने, बिहार के 5 शहरों में हुआ था, ये याद रखिएगा। लास्ट टाइम भी आया था, इंपॉर्टेंट है, इस बार ये पूछेगा 100%, है ना। कह रहा है वर्ष 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला सौर्य मिशन कौन सा था। तो आदित्य L1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अग्निबाण, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कितना है, 83, है ना। कह रहा है कि अग्निबाण S और TED लॉन्च करने वाला पहला भारतीय निजी स्टार्टअप कौन सा है ना। तो साथियों ये है आपका कॉस्मोस था, है ना। ऑप्शन नंबर सी, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है अग्निकुल कॉस्मोस। चलिए 83 84 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार की निम्न योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं को बढ़ावा देना है। तो कौन कौन सी योजनाओं का बालिकाओं को बढ़ावा देना है। पहला कह रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये भी बढ़ावा देना है। बाल विवाह निषेध योजना, ये भी है। और तीसरा मुख्यमंत्री कन्या साइकिल योजना, ये भी है। और चौथा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये वाला नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। साथियों इस तरह के सवाल को आप लोग भारी मत समझिए, ऑप्शन इलिमिनेट करके बना सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि अगला प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 28 जुलाई 1914 में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है कि वर्साई की संधि का उद्देश्य क्या था। तो वर्साई की संधि का उद्देश्य है, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले राष्ट्रों के बीच शांति लाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि समावेशी विकास का परिचय किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास, है ना, इस तरह का समझ लीजिए। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन की देश में, लाइट गया क्या, चलिएगा अगला देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि देश में कॉफी, रबड़ और तंबाकू उत्पादकों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना शुरू की गई है। तो ये सही है ना। इस योजना में सरकार वस्तुओं को खरीदती है जब कीमतें उत्पादकों का समर्थन करने के लिए एक निश्चित स्तर तक। दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला क्या है, गलत है। पहला वाला क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 88 89 में आ जाइए। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी वृत्त है। साथियों आपको बता दूं कि मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक अंतःस्रावी और एक बहिःस्रावी। बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिससे निकलने वाला पदार्थ, है ना, उसको पदार्थ को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नलिका बनी होती है। तो जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती है उनको हम लोग कहते हैं बहिःस्रावी, और जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं उससे हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी। तो कह रहा है कौन सी ग्रंथियां वाहिनी विहीन या नलिका विहीन है, वाहिनी को ही नलिका कहेंगे, तो अंतःस्रावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, है ना। पैनक्रियाज जो है यह दोनों ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, दोनों तरह इसका बिहेव होता है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता का पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में। तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो साथियों सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो बेगूसराय जिला। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 93 पे आते हैं। कह रहा है 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, 57 है, तो मध्य का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बना लीजिएगा, मध्य वाला हो जाएगा 19, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, ये ऑप्शन से भी आप लोग बना सकते हैं, है ना। ऑप्शन से ही बना लीजिए। मान लीजिए अगर 19 हो गया तो अगला विषम कौन सा हो जाएगा, 20 छोड़ के 21, और पिछला कौन सा हो जाएगा, आपको हो जाएगा 17, और सबको जोड़ करके देखिए आ रहा है 57, तो जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो साथियों 9 1 10 7 17, 7 हो गया, और 3 1 4 1 5 57, है ना। ये ऑप्शन इलिमिनेट करके आप लोग बना लीजिएगा। बोल रहा है ना कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 57 है, तो मध्य वाला क्या होगा, तो मध्य वाला हम लोग 19 ले लिए, तो इसके एक आगे वाला लिख लेंगे विषम, और इसके पीछे वाला विषम लिख लेंगे, और जोड़ के देखेंगे आ रहा है 57। किस में आ रहा है 57, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। एक गोलार्ध की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो गोलार्ध मतलब आपका हो गया 4πr², उस हिसाब से बना लीजिएगा। लास्ट टाइम ये आया था 462 हो जाएगा, इसको रट लीजिए, है ना, रट ही लीजिए, ठीक रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC पर ए समकोण पर है, यदि AB बराबर 8 और BC बराबर 17 है तो, है ना, कॉट C का मान क्या होगा, तो इसका 15/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका लगा लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आज ये सीटिंग अरेंजमेंट का है, ये आंसर बता देते हैं इसका। उसके बाद से कट ऑफ आप लोगों को बताएंगे। ये 96 है ना, चलिए 96 देख लिया जाए। 96 का करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये लगा लीजिएगा। 97 का आप लोग लगा लीजिएगा, 10% होगा 97 का। फिर उसके बाद से आते हैं 98 का साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 99, है ना। 99 का साथियों 60 डेज हो जाएगा, मैथ का लगा लीजिए, 60 दिन आ जाएगा इसका। अगला लगा लीजिए, इसका साथियों होगा 54, है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा 100 का। तो साथियों ये आपका पूरा 100 क्वेश्चन हो गया। साथियों एनालिसिस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करते हैं, उसके पीछे का कारण है साथियों समय कम है ना, समय को भी हम लोग को बचाना है। आज आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ आर्टिकल का वीडियो बना करके मैं क्या करूँगा, आपको दे दूंगा। आइए अब थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं, है ना। चलिएगा साथियों आप लोग टेस्ट में आज पार्टिसिपेट करिए। आज बहुत शानदार सेट है, आज का जो सेट लगाएगा वो समझिए कि वो तृप्त हो जाएगा, है ना। आइए आपको पहले बता देते हैं आप लोग कैसे जुड़ेंगे, है ना। साथियों यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर चीज़ कि यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप का ये QR कोड है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले करके कैसे इसको स्कैन करेंगे ये बता देते हैं। मोबाइल में गूगल स्कैनर होगा, वहाँ पे जाइए, और यहाँ पे आपको ये वाला चीज़ दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप टच करिए। जैसे टच करेंगे गैलरी में लेके चला जाएगा, और QR कोड वहाँ पे जो है उसको आप क्या करिएगा, स्कैन करके टेस्ट दे दीजिएगा, है ना। ये जो अभी एनालिसिस कराए हैं इसका टेस्ट देना होगा जिस भी अभ्यर्थियों को, तो यहाँ पे स्कैन करके टेस्ट दे सकता है। ऐसे टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो लिंक वहाँ पे अवेलेबल है। चलिएगा आइए साथियों थोड़ा सा अब एनालिसिस का हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे कट ऑफ का साथियों यहाँ पे 2-3 चीज़ पहले आपको समझना होगा कि इस टेस्ट में कितने अभ्यर्थी भाग लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे साथियों अभी जो मेरे पास ब्यौरा है 9186 अभ्यर्थियों का ब्यौरा है, और आप कल्पना कीजिए साथियों आपका जो कट ऑफ निकाल रहे हैं, आपका रैंकिंग जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच में, 10-10 हज़ार के बीच में साथियों निकाला जा रहा है। और यही जो 10,000 पे जो रैंकिंग आपका निकल के आएगा ना, वही 10 लाख पर भी आएगा। जैसे मान लीजिए आप 10,000 के बीच में, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहे हैं आपको। देखिए अगर मान लीजिए आप 10,000 के बीच में आपका रैंक है 50, कितना है 50, तो 1 लाख के बीच में आपका कितना होगा साथियों, 1 लाख के बीच में होगा 500, है ना। और यही चीज आपका 10 लाख के बीच में कितना होगा साथियों, तो 10 लाख के बीच में हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा 5,000, है ना। और 5,000 है साथियों तो चयन 100% हो रहा है। कल्पना कीजिए आपका 5 गुना रिजल्ट होना है ना, सीट का 5 गुना, 1 लाख रिजल्ट होगा। तो जो भी अभ्यर्थी हम लोग के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, अगर उसका नंबर अच्छा खासा आ रहा है, जिस प्रकार से हम लोग बता रहे हैं, है ना, जितना कट ऑफ बता रहे हैं उसमें जो आ रहा है वो फुली सेफ है ना। तो साथियों इसमें आप देख लीजिए कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए किस कैटेगरी से। तो मेल जो है 148, यहाँ पे जो यहाँ पे 20 नंबर तक जो अभ्यर्थी लेके आए हैं 148 हैं।
20 से 30 मार्क्स के बीच वाले 240 हैं, 30 से 40 के बीच में 1000, 18 अभ्यर्थी नंबर लेकर के आए हैं, 40 से 50 1878 अभ्यर्थी, 50 से 60 2295 अभ्यर्थी लेके आए हैं, 60 से 70 के बीच में 1839, 70 से 80 के बीच में 526, 60 से 80 से 90 के बीच में 58 और 90 से 100 के बीच में 8 अभ्यर्थी टेस्ट लाने का कार्य किए हैं। यहाँ पे परसेंटेज है, ये मार्क्स लाने का कार्य किया है ना, कैटेगरी वाइज। इसी प्रकार से यहाँ पे महिला का देख लीजिए, महिला में किस कैटेगरी का कितना मार्क्स लेकर के आई है महिला अभ्यर्थी, ध्यान से आप लोग देखिए, है ना। अब आइए साथियों, किस कैटेगरी से कितना टेस्ट दिए हैं उसका ब्यौरा यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो साथियों यहाँ पे बीसी कैटेगरी से 2555 अभ्यर्थी दिए हैं, 27% इनका प्रतिशत है, ईबीसी से 31.4% दिए हैं, यूआर से 7% दिए हैं, ईडब्ल्यूएस से 13%, एसटी से 1.9 और एससी से 18%। और बिहार पुलिस में जो रिजल्ट होगा, है ना, सबसे ज़्यादा आप लोग देखेंगे ईबीसी का होगा। जिस हिसाब से टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से रिजल्ट भी होगा। सबसे ज़्यादा ईबीसी का होगा, ईबीसी के बाद से बीसी का होगा, है ना। बीसी देखिए यहाँ पे बीसी 27% है। बीसी के बाद जो सबसे ज्यादा रिजल्ट होगा वो एससी कैटेगरी का होगा। एससी कैटेगरी के बाद जो सबसे ज्यादा रिजल्ट होगा, इसके बाद ईडब्ल्यूएस का होगा, और ईडब्ल्यूएस के बाद जो होगा वो होगा यूआर का, और फिर उसके बाद से होगा एसटी का, है ना। ये आपका रिजल्ट का परसेंटेज है, आप लोग देख लीजिए। सबसे ज्यादा ईबीसी, फिर बीसी, फिर एससी और फिर ईडब्ल्यूएस, है ना। लास्ट में एसटी आ जाएगा। टोटल देख लीजिए किस कैटेगरी से कितना हुआ, है ना। अब आते हैं साथियों कट ऑफ पे, कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। कट ऑफ मार्क्स साथियों यहाँ पे आ जाइए, आज के टेस्ट का हम बता रहे हैं साथियों। यहां पे आज के टेस्ट में, आज के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, जो अभ्यर्थी है ना इसके ऊपर है कितना, 28% यहां से जोड़िए, 21, 6, 27 और 1, 28, ये मतलब 60 के ऊपर जितने अभ्यर्थी हैं सब यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे, सब यूआर कैटेगरी में, है ना। मतलब इन लोगों का रिजल्ट बन रहा है, यूआर कैटेगरी में इनका रिजल्ट कोई भी नहीं टाल सकता है। 1988 अभ्यर्थी जो है 60 से 70 के बीच में लेके आए हैं, 70 से 80 के बीच में 565 लेके आए हैं, 80 से 90 के बीच में 65 लेके आए हैं, और 90 से 100 के बीच में भी 7-8 लेके आए हैं। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 90 के ऊपर लेके आ रहा है ना वो मुन्ना भाई होगा, तो उसको हम लोग इलिमिनेट करके चलते हैं, उसको हम लोग अपने डेटा में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली जो एग्जाम दे रहा है ना बहुत तैयारी करेगा ना, बहुत तैयारी करेगा, इस सेट में 80-85 ला सकता है। 90 के ऊपर गया है तो 100% वो क्या किया है, चीटिंग किया है, तो उसके भरोसे आपको नहीं रहना है ना। हम लोग ऑनेस्टली कट ऑफ निकाल रहे हैं। जो सेट भारी आ जाता है तो गूगल भी नहीं कर पाता है सब। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो मुन्ना भाई है ना, गलत क्वेश्चन का भी वो लोग सही जवाब दे देते हैं, मतलब हद होता है। अगर सेट में एक आध क्वेश्चन गलत है तो उसका भी देखते हैं, वो लोग सही जवाब दिए रहते हैं, है ना। तो उनको हटा दीजिए। तो ये जो 60 के ऊपर वाले हैं इनका रिजल्ट 100% बन रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट कोई रोक ही नहीं सकता है। और एक चीज आपको मैं बताऊं साथियों, जो हम लोग आंकड़ा निकाले हैं बिहार का पूरा लास्ट ईयर का, इसमें 3% अभ्यर्थी ही जो होते हैं ना मात्र, ये क्या करते हैं, यूआर कैटेगरी में फाइट करते हैं। वो मैं कट ऑफ का एक वीडियो बनाऊंगा, है ना। आज मैं कट ऑफ का एक वीडियो संभवतः मैं 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन संभवतः मैं कट ऑफ का एक वीडियो बना रहा हूं सेपरेट, जो 21,391 पदों का कैटेगरी वाइज जो आंकड़ा गया है कि कितना % अभ्यर्थी किस कैटेगरी से पास हुए हैं, वो आंकड़ा मैं एग्जैक्ट आपको बता के दिखाऊंगा। तो मैं अभी ओवरव्यू समझा हूं, तो मतलब इतना समझ में आया कि लास्ट ईयर 3% अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में मात्र गए हैं, और जो ये 3% यूआर कैटेगरी में गए हैं ये हम लोग के 28% के बराबर आ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये 28% चले जाएंगे कहां पे, यूआर कैटेगरी में। तो आपको अभी वो चीज समझ में नहीं आएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा समझ में आएगा। बस आप समझिएगा 60 के ऊपर वाले सब यूआर कैटेगरी में ये फाइट कर लिए। अब जो शेष बच गए, है ना, अब जो शेष बच गए साथियों, वो आ जाएंगे कहां पे, वो अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे, जो जिस कैटेगरी का है। एससी वाला एसटी कैटेगरी में आ जाएगा, ईबीसी वाला ईबीसी में, बीसी वाला ईबीसी में, है ना। तो साथियों जो और आंकड़ा निकल के आया इससे, जो ईबीसी है और जो बीसी कैटेगरी है, ईबीसी और बीसी कैटेगरी, है ना। अगर बीसी कैटेगरी का अगर उसका 57.6 के ऊपर है, इस सेट में बीसी कैटेगरी का 56 के ऊपर है, तो वो अभ्यर्थी सेफ है, 100% सेफ है बीसी के ऊपर, बीसी कैटेगरी का। और इसके अलावा जो ईबीसी वाले हैं, है ना, ईबीसी वाले जिनका 55+ है ना, वो क्या है, सेफ है इस सेट के हिसाब से। तो जो भी 20 ईबीसी से हैं 55+ आप देख लीजिएगा, सुरक्षित हैं, सुरक्षित अवस्था में। बीसी वाले 56 के ऊपर वाले एकदम सुरक्षित अवस्था में, इनका रिजल्ट कोई काट नहीं सकता है। इसके अलावा साथियों जो एससी वाले हैं, एससी कैटेगरी में जो 51 लेकर के आया है इस सेट में, है ना, उसको रिजल्ट में कोई रोकने वाला नहीं है। एसटी कैटेगरी का, है ना, जिनका 53 तक है ना, 53 तक, वो लोग क्या है, सुरक्षित है। और इसके अलावा साथियों जो
यू आर कैटेगरी है, यू आर कैटेगरी का तो वही रहेगा, है ना। तो 6 कैटेगरी का हो गया, 2 2 4 1 5 और एक 6 कैटेगरी का, ठीक ना। तो ये आपका कट ऑफ रहा। महिला का क्या रहेगा, है ना। तो साथियों इस सेट के हिसाब से महिला से सब कैटेगरी में महिला का शुरू होगा। यू आर का कट ऑफ ही महिला का दिखाई दे रहा है साथियों 51, है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, महिला का यूआर का कट ऑफ ही दिखाई दे रहा है 51। अब इस हिसाब से अगर बोला जाए बीसी कैटेगरी का कितना जाएगा, तो साथियों बीसी कैटेगरी का 48 दिखाई दे रहा है। इस सीट के हिसाब से हम सब कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, वीडियो बनाएंगे ना सेपरेट, तो हम आपको कैलकुलेट किस तरह से कट ऑफ निकाला जाता है ये आपको सिखा देंगे। इतना बस याद रखिएगा, ये सीडीए की टीम है, काम करती है, हम लोग कट ऑफ निकालना आपको सिखा देंगे, है ना। तो जब वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं तब आप लोग खुद समझ जाएंगे सर 55 क्यों बोल रहे थे, 56 क्यों बोल रहे थे, है ना। आपको उस समय समझ में आ जाएगा। तो यू आर महिला का 51, जो बीसी कैटेगरी है इसका 48, इसी प्रकार से ईबीसी का इनका भी जा रहा है 48, है ना। एससी का जा रहा है 45 और जो एसटी कैटेगरी है इनका भी जा रहा है 46, है ना। इस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है। जो ईडब्ल्यूएस महिला है, ईडब्ल्यूएस महिला का इनका भी 45 प्लस है, तो रिजल्ट इनमें क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये जो सेट है इस सेट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, हम ओवरऑल नहीं बता रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इस टेस्ट के हिसाब से बता रहे हैं। और यही टेस्ट का जो लेवल है ना, यही लेवल सीएसबीसी भी रखने वाला है और इसी हिसाब से आप लोग का भी मार्क्स आएगा। तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करते हैं। पार्टिसिपेट करिए आज आप लोग 30 जून को मेगा मॉक टेस्ट 14 में, है ना, जो 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।